हेलो गाइस। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन यूपीएससी सीएमएस 2024 पेपर का सेकंड पार्ट। सेट डी है मेरे पास और इसके अंदर ओबीजी डिस्कस करेंगे वीडियो में। अ 48-year-old फीमेल अंडरवेंट टोटल हिस्टेक्टोमी विद बायलेटरल सेल्पिंगोओफ्रेक्टोमी। द सर्जिकल स्पेसिमेन रिवील सॉलिड ओवेरियन ट्यूमर है एंड हिस्टोलॉजी में थीकोमा फाइब्रोमा मिल रहा है। ओके एंड तो इसमें बोला मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस कंडीशन क्या रहेगी। तो इस कंडीशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इज एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया जो होता है इसके साथ मोस्ट ऑफनली एसोसिएटेड होता है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बाकी असाइटिस नहीं होता इसमें, ठीक है, जर्म सेल से नहीं होता, ये सॉलिड ओवेरियन ट्यूमर है और ये ट्यूमर बायलेटरल भी नहीं होता है, ठीक है। POPQ classification for uterovaginal prolapse, the only measurement done after reducing the prolapse is total vaginal length करते हैं। 43 इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स असेंशियल स्टेप्स होगी फॉलोगिल रिपेयर के लिए, कौन कौन से इसमें से असेंशियल स्टेप है। लेप्रोस्कोपिक या वेजाइनल लाइकेशन इसमें असेंशियल नहीं होता, बाकी एम्पुटेशन होता है, प्लाइकेशन ऑफ मैक्रोडेंट लिगामेंट इन फ्रंट ऑफ द सर्विस होता है और एंटीरियर कॉल्पोग्राफी होती है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशंस ऑफ कोल्ड नाइफ कोल्ड नाइफ कोनाइजेशन के इसमें इंडिकेशन कौन कौन से। पहली चीज़ तो इनकन्सिस्टेंट फाइंडिंग, कॉल्पोस्कोपी, साइटोलॉजी इन डायरेक्ट बायोप्सी, पर्सिस्टेंट CIN लीजन इन वुमेन विलिंग फॉर फ्यूचर फर्टिलिटी होगा, और कार्सिनोमा इन सीटू। इन तीनों कंडीशन में आप कोल्ड नाइफ कोनाइजेशन करते हो। और अगर अनसेटिस्फैक्ट्री कॉल्पोस्कोपी पर रेस्पॉन्स मिल रहा है तो इस पर भी कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, इसलिए फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड इसमें करेक्ट आंसर है। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर पुअर आउटकम। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फैक्टर्स फॉर पुअर आउटकम फॉलोइंग ट्यूबोप्लास्टी के बाद पुअर आउटकम कौन कौन से में देखने को मिलेंगे इनमें से। तो अगर डेंस पेल्विक एडिशन है तो होगा, लेंथ जो है डिकस्टेड ट्यूब की लेस देन 8 सेंटीमीटर तो होगा, बायोलेटरल अगर हाइड्रो सेल्फिंग से तो होगा। अगर देर इज ये नहीं होता इसमें, ठीक है, रिवर्सल वगैरह की बात नहीं होती, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इसमें आंसर हो जाएगा। यूलिप्रिस्टल एसिटेट शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड इन एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इन वुमेन विद जिनमें लिवर डिस्फंक्शन होता है, उनमें आप इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हो, ठीक है। हाँ, इंजेक्टेबल मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन यानी जो ये अंतरा होती है, ये इसका एक्चुअली ये बोल रहा है कि मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन का प्रोग्राम में नाम क्या है, तो वो है अंतरा। विच आर द फॉलोइंग आर द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। तो ये कोलिसिटिक जॉन्डिस होता है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है और ब्रेस्ट कैंसर होता है, कोलाज्मा नहीं होता। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हो गया। विच आर द फॉलोइंग कंडीशन और इंडिकेशन फॉर द रिमूवल ऑफ द इंट्रायूटेराइन डिवाइस के रिमूवल के लिए कौन कौन सी कंडीशन इंडिकेशंस हैं इसमें। तो पर्सिस्टेंट इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग है, परफोरेशन हो गया और प्रेगनेंसी अगर हो जाती है साथ में, तो पायलोनेफ्राइटिस इंडिकेशन नहीं है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आंसर हो जाएगा। 25-year-old न्यूली मैरिड फीमेल है और लीवर एंजाइम देखो न्यूली मैरिड फीमेल है, लीवर एंजाइम के इंड्यूसर ले रही है, अब उसको कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक में आई है और कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के लिए। तो आप मोस्ट रिलायबल कॉन्ट्रासेप्टिव इसमें कौन सा दोगे, तो आप इसमें DMPA के इंजेक्शन दोगे उसको, ठीक है, क्योंकि वो लीवर एंजाइम इंड्यूसर पर है तो COCPs तो नहीं दे सकते उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ द अनरेस्पॉन्सिव एंडोमेट्रियम इन केस ऑफ प्राइमरी अमेनोरिया के केस में अनरेस्पॉन्सिव एंडोमेट्रियम के डायग्नोसिस में आपको क्या क्या चाहिए होगा। केरोटाइपिंग कर सकते हो, प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट कर सकते हो, है ना, अनरेस्पॉन्स की अगर इसको रेस्पॉन्स करती नहीं करती उसके लिए हार्मोनल स्टडीज़ कर सकते हो 1, 2 एंड 3। 16-year-old गर्ल है, प्राइमरी अमेनोरिया है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, 46XX और यूट्रस एब्सेंट है, तो इसमें MRK सिंड्रोम के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगर ये XY होता तो एंड्रोजन इनसेंसिटिव सिंड्रोम के बारे में सोचते अपन। और फीमेल है, डायरेक्टेशन क्यूरिटास के बाद में उसको सेकेंडरी अमेनोरिया हो गया है, ठीक है, तो एशरमैन सिंड्रोम। Which of the following criteria are required to be fulfilled for hospitalization in case of pelvic inflammatory disease के लिए कौन से फुलफिल होने चाहिए। तो कोएग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी है, ठीक है, माइल्ड टू ये वाला पेन वाला नहीं होता, सस्पेक्टेड ट्यूबोरल एब्सेंस है, कोएग्जिस्टिंग HIV वाला, तो 1, 3 एंड 4। यंग फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट ऑफ द लोअर एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल डिस्चार्ज है, 3-4 दिन से फीवर है, एडिन एक्सेल उसको ये सब चीज़ें होगी, तो 55 में क्या होगा, एक्यूट इन्फेक्शन है, देखो इन्फेक्शन ही होगा, एक्टिव प्रेगनेंसी फीवर और ये सब सेप्सिस के साथ प्रेजेंट नहीं करती, ये एक्यूट एपेंडिसाइटिस का भी नहीं है,
और डायवर्टिकुलाइटिस का भी इसमें कोई दिख नहीं रहा अपन को, तो एक्यूट PID ही होगा। वैसे भी डायरेक्टली पता लगा सकते हो, रूल आउट करके पता लगा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर फॉर द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स है इसमें? तो यूज़ ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है, IUD यूज़ होता है, और सेक्सुअली एक्टिव टीनेजर तो वो होगा। ठीक है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं होता इन्फेक्शन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स होता है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस की क्या क्या सिम्टम्स है इसमें? तो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस भाई इनफर्टिलिटी करता है, क्रोनिक पेल्विक पेन होगा, ओलिगोमेनोर्रगिया होगा, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग नहीं करता है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दी कोरियोकार्सिनोमा के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो कोरियोकार्सिनोमा जो होते हैं ना वो वेजाइनल ब्लीडिंग करते हैं कॉमनेस्ट। बाकी ठीक है, प्राइमरी साइड इसकी फेलोपियन ट्यूब नहीं होती, डायरेक्ट वही होती है यूट्रस में, हाईली रेजिस्टेंट नहीं रेस्पॉन्सिव होता है कीमोथेरेपी के लिए, और 20-30% नहीं मतलब 40-50 होते हैं जो मोस्ट ऑफ इसमें ये कोरियोकार्सिनोमा में डेवलप हो जाते हैं। तो आंसर इसमें ए है वैसे प्रॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेवरेबल फैक्टर्स इन प्रोग्नोसिस? तो ओवेरियन मैलिग्नेंसी के लिए फेवरेबल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो ओल्ड एज ग्रुप फेवरेबल नहीं है, ठीक है। बाकी वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है, स्मॉल ट्यूमर वॉल्यूम और एब्सेंस ऑफ द एसाइटिस है, तो ये फेवरेबल फैक्टर्स है प्रोग्नोसिस में, अच्छे प्रोग्नोसिस के लिए है, ठीक है। ओल्ड एज तो बैड प्रोग्नोसिस में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाजिया में? मेथोट्रेक्सेट दोगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग पेरीपार्टल कार्डियोमायोपैथी? देखो यूजुअली मल्टीपल में मिलती है, इको पे आपको ना ये जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो लेस देन 45% मिलेगा। AC इनहिबिटर तो देते नहीं, और है ना ऐसा नहीं है प्रायर हार्ट स्टीज कोई एसेंशियलिटी नहीं होती इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए। मिसिस ए वो इज़ 9 मंथ प्रेग्नेंट है, ठीक है, 9 मंथ प्रेग्नेंट है, ठीक है। उसमें लेबर रूम में गई, कंप्लेन है सीवियर एब्डोमेनल पेन की, वजन ब्लीडिंग है 30 मिनट से, सेकंड ग्रेविडा है, पहले जो था उसका वो सीजन सेक्शन से हुआ था बच्चा, और स्कार में ना टेंडरनेस मिल गया एग्जामिनेशन पे आपको, वेजाइनल ब्लीडिंग है, हेमेचूरिया। ऑन CTG देयर इज एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट ट्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली प्रेजेंटेशन? स्कार रप्चर हो गया उसका, इसलिए सब दिक्कत आ रही है। वही G2P1L1 हिस्ट्री है जिसको सीजनल सेक्शन की, और वो हाइपोटेंसिव है, फीटल हार्ट एब्सेंस है, एंड फीटल पार्ट इजीली पेल्विक है, तो यूट्रस रप्चर हो गया है, यूट्राइन रप्चर। यहाँ पे प्रीमिग्रेविडिया ANC में आई है 160/100 है, लेफ्ट फाइंडिंग में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, SGOT SGPT LDH बढ़ा हुआ नहीं, हेल्थ सिंड्रोम हो गया उसको, हेल्प। और यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है कि इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग, डायलेटेड ओस है, डायलेटेड ओस में मतलब या तो इनोवेटेबल होगा, इनकम्प्लीट होगा, पर इसमें बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन से फेल्ट हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन बाहर आए होते तो इनकम्प्लीट होता, इनोवेटेबल मतलब अभी तक कुछ निकला नहीं तो ओवर कोई कंप्लीट कराना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन पैथोलॉजी एसोसिएटेड विद द यूट्राइन इंजरी के साथ एसोसिएटेड जो होती है, मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी होती है, इसमें अभी कन्फ्यूजन है ए और बी में, बट पेल्विक एंडोमेट्रोसिस अभी सबसे बेस्ट आंसर है। 67 ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हाइपर मोबिलिटी यूरेथ्रा इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड लोअर यूरेथ्रल प्रेशर हो जाता है, ये करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिव प्रोसीजर कंफर्म करने के लिए होता है बायोकॉन ड्यूटी से कंफर्मेशन के लिए आप हिस्टोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी करते हो, ठीक है। जब अगर आपको कंफर्म करना होता है ना उसको, तो हिस्टोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी करोगे आप उसके लिए। और पेल्विक सेलुलर टिश्यू के लिए आप यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से करेक्ट आंसर है। तो एक तो पेल्विक सेलुलर टिश्यू ना सपोर्ट करता है पेल्विक ऑर्गन को, वो एक प्रोटेक्टिव शीट बनाएगा और वो प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शन को फैलने से। तो और यहाँ पे जो प्रेगनेंसी के टाइम में, ठीक है, कोई हाइपरट्रोफी टाइप कोई चीज़ नहीं होती प्रेगनेंसी के टाइम में। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर यहाँ पर। 60-70 आ गया फिर। यहाँ पे बोल रहा है एंड्रोजन इंसेंसिटिव सिंड्रोम के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट होगी? तो एंड्रोजन इंसेंसिटिव सिंड्रोम के लिए ये इनहेरिटेड जो इनहेरिटेड एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, उसके साथ साथ में कैरोटाइप XY होगा सिर्फ, और टेस्टिकुलर फ्यूनाइजेशन होगा, और ये होगा। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फीटल फिजियोलॉजी के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, हेमेटोपोइसिस डेमोस्ट्रेट फर्स्ट होता है, और वो भी योगसेक में होता है 14th डे पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द हीमोडाइल्यूशन ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं यहाँ पर? तो ऑप्टिमम गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है इसमें, ये प्रोटेक्टिव होता है अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सुपाइनल पोस्चर, सुपाइनल इरेक्ट पोस्चर के, और प्रोटेक्शन देता है ये अपन को अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ब्लड लॉस ड्यूरिंग द डिलीवरी।
तो सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट होता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओलिगोहाइड्रोमनियोज के लिए। देखो यहाँ पर जो है ना सिंगल डीपेस्ट पॉकेट की बात करा तो ये लेस देन 5 नहीं, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का ओलिगोहाइड्रोमनियोज होता है लेस देन 2 और जो A5 होता है उसका लेस देन 5 होता है। तो यहाँ पर ओनली वन ऑप्शन इज द करेक्ट विच इज़ 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट अबाउट द एंडोक्राइन चेंजेस इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या क्या जो चेंजेस देखने को मिलेंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी में, जो एंडोक्राइन चेंजेस कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द मैटरनल सीरम आयोडीन नहीं होता, बाकी सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे कि सीरम लेवल ऑफ द CRH बढ़ जाता है, सीरम लेवल ऑफ द एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है और इंक्रीज इन द सीरम लेवल ऑफ द ACTH। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑनसेट ऑफ द ट्रू लेबर। तो ट्रू लेबर के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ट्रू है कि रेगुलर होते हैं, प्रोग्रेसिव रिप्लेसमेंट होता है, शो साइन होता है। लेबर और डिलीवरी दोनों सिनोनिम्स नहीं है, अलग अलग चीज़ होती है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो गया इसमें। जो WHO 2018 के अकॉर्डिंग जो एक्टिव फेज कब शुरू होता है वो होता है 5 सेंटीमीटर शुरू और द डायमीटर ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ द फीटल स्कल इन मार्क्ड डिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पर अपन को ध्यान रखना मार्क्ड डिफ्लेक्शन जो बोल रहा है तो ऑसिपिटो फ्रंटल, फ्लेक्शन बोलेगा तो सब ऑसिपिटो फ्रैग्मेटिक था। विच ऑफ द ऑनसेट ऑफ लेबर इज इनिशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसके बाद ऑनसेट ऑफ द लेबर इनिशिएट होता है। तो वो हो जाएगा कि यूट्राइन डिस्टेंड होगा, इंक्रीज इन द CRS एलिसिस ऑन द फीटल हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस और इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ मायोकार्डियल रिसेप्टर फॉर ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द इफेक्ट ऑफ द ईस्ट्रोजन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ बी ऑप्शन इज द करेक्ट। यहाँ पर ये बोल रहा है कि लेबर के ऑनसेट से जो इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि देर इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इमीडिएटली बिफोर लेबर, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, फीटस का HP एक्सिस और मदर का ये साथ में मिलकर रिलीज करता है और ऑक्सीटोसिन तो अपना काम करता ही करता है। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चों को इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करिए तो यहाँ पर सिफेलिमेटोमा के चांसेस ज़्यादा होंगे और प्लेसेंटा एक्रीटा में डेसिडल लेयर एब्सेंट होती है, निडाबुक्स लेयर एब्सेंट होती है और देर इज लॉस ऑफ द नॉर्मल हाइपोइक्विक रेट्रोप्रेजेंटर मायोमेट्रिक जोन इन द अल्ट्रासोनोग्राफी। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसके साथ में OBGY वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। होपफुली आपके पेपर अच्छा गया होगा और इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके अच्छे हुए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। और अभी इसके बाद जस्ट एक लास्ट पार्ट रिमेनिंग है जिसमें PSM के क्वेश्चंस में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।